आवेदन करे। अब ऐसे में आवेदनों की जो संख्या है वो आपने अभी भी जानकारी दी है कि कितने आवेदन आए थे, लेकिन विधानसभा से टिकट एक को ही मिलना है। अब ऐसे में एक टिकट मिलेगी तो आवेदन एक एक विधानसभा से 50-50 आवेदन आए हुए हैं। अब 49 जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी, अब वो क्या करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि ऑब्वियस है, बीजेपी ने जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी तो भगदड़ मची, कोई रोया, और आपने देखा सोशल मीडिया पर किस तरीके से आंसू बहाते हुए नजर आए। क्या वो आंसू अब कांग्रेस के भी दिखने वाले हैं? नहीं। हालांकि रात का ही समय है, क्योंकि सुबह तक तो सारी कहानी साफ हो जाएगी कि जब सुबह वो उठेंगे तो उनको पता लगेगा कि उनकी तो टिकट ही नहीं आई। जब वो मीडिया के सामने आएंगे तो क्या वो रोते हुए नजर आएंगे, या फिर वो क्या अपनी नाराजगी कौन सी जाहिर करते हुए नजर आएंगे? ये इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे पहले आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल केसी वेणुगोपाल के का आने का इंतजार है। जैसे ही वो आएंगे और इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे पहले आपको जिन भी सीटों का वो उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे वो सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। एक आपको और मौका देता हूं छोटा सा, कि जो और अपने क्रांतिकारी कांग्रेसी भाई टिकट के दावेदार बन के इस वक्त आए हुए हैं, कुछ समर्थन में आए हुए हैं, तो उनसे एक बार हमें रूबरू करवाइए। हालांकि आप दिन भर से उनका साथ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उनके दिल का दर्द, कोई कह रहा है 20 दिन से पड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, कोई कुछ, तो थोड़ा पता लगे कि कितना जोश है या निराश लग रहे हैं, थोड़ा सा देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ। आप कहाँ से हैं और कब से आए हुए हैं? मैं बावल हल्के से हूँ, साधु सिंह मेरा नाम है। मैं भी प्रत्याशी टिकट के दावेदार हैं आप भी? के दावेदार हैं। तो टिकट की दौड़ में अभी तो कुछ जब से तो थे, लेकिन अब जो वक्त है वो खत्म होने वाला है, तो क्या पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे फिर आप? मैं तो पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं बावल क्षेत्र के, अगर पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को मौका दिया तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट बने। तो फिर जिनको देंगे उनका साथ देंगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से। कब से आप यहाँ, कब से हैं? कब से हैं आप यहाँ? मतलब कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ बीच बीच में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप कहाँ से आए? भवानी खेड़ा हल्का से महेंद्र सिंह ओड। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका साथ देंगे, और मेरे को देगी तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब, आप एडवोकेट अनिल चौधरी बावल हल्के से यूथ प्रधान हो जी। सरकार 68 सीटों से हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ रही है, और दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे। पहले ही आकलन लगा, ज्योतिष से हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप लिख लेना भाई साहब, मेरा पता कर लेना। मैं बावल से आता हूँ, बॉर्डर से जो रास्ता। एस्ट्रोलॉजी करते हैं आप? एस्ट्रोलॉजी करते हैं तभी आंकड़ा दे रहे हैं। लेकिन हाँ, हम पूरे हरियाणा में मेहनत किया, घूमे हैं। एक एक सीट का आकलन किया आपने? दीपेंद्र हुड्डा ने गुलशन, इनसे ये पूछिए जो 68 हैं वो तो कांग्रेस की आ गई, बाकी जो 22 हैं उनका क्या आंकड़ा है वो भी जान लेते हैं। बाकी 22 किसको दे रहे हैं? ये 68 तो कांग्रेस को दे दी इन्होंने। 68 आपने बता दी आपकी कांग्रेस की आ रही है, जो बाकी सीट बची कितनी है वो पता है आपको? भाई साहब 90 टोटल सीटें हैं। 22 सीट का क्या होगा? 22 सीटें के अंदर जिसमें जेजेपी का तो कोई जमानत जब्त है जी। जेजेपी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है, ना ही इनेलो का खाता खुलने वाला। कुछ निर्दलीय जीतेंगे और कुछ अपने जैसे थोड़ी बहुत तो सीटें भाजपा वाली भी जीत जाएंगे। निर्दलीय कितने हैं उसमें? निर्दलीय कम से कम 7 से 8 सीटें। 68 और 7 75 हो गए। मतलब 15 सीटें आप बीजेपी को? 15, हाँ बस 15 सीटें। सच्चाई बताओ। एक सच्चाई और सुन लेते हैं। जी। मैं अथा पिछड़ा दलित समाज से आता हूँ। मैं कहता हूँ बात हवा में बातें नहीं मारनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है तगड़ी, दोनों की आमने सामने की, ना वो कम है ना कांग्रेस कम है। तो कह रहे हैं कि 15 उन्होंने हवा में बातें मारने से कोई फायदा नहीं। बातें नहीं मार रहे, हवा में मार रहे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर जब हमारी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आएगी ना, जो मेहनती कार्यकर्ता कांग्रेस के सच्चे सिपाही, उनको भटकाया जाएगा, उनको टिकट नहीं मिलेगी, हेलीकॉप्टरों से टिकट आएगी। अच्छा, ये आप मुझे भी आप ये बता दीजिए, इन्होंने कहा 68 सीटें कांग्रेस की आ रही है, आपके हिसाब से कितनी आ रही है? पेड़ पर तो तोड़ तोड़ के वोट आओगी। भाई तो आप बताओ कितनी आ रही है? लंगड़ी सरकार आओगी। नहीं लंगड़ी सरकार आओगी, बहुमत में नहीं होगी। कौन आवे? आप कार्यकर्ता आओगी कि जब टक्कर ना मिल रहा है, टक्कर ना देते कार्यकर्ता कांग्रेस पहलवान, किसान और जवान परेशान है भाई साहब, सारे परेशान है तो 68 आएगी। अरे भाई एक बात बता भाई, एक बात बता भाई,
उस हरियाणा प्रदेश में और भी लोग रहते होंगे। सारा सोता परेशान हो रहा भाई हरियाणा प्रदेश में मजदूर भी तो होंगे ना, गरीब भी है ना। मेडल हाँ भाई, हरियाणा में गरीब मजदूर भी तो होंगे ना, उनका अधिकार नहीं है क्या? उनके परिवारों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए क्या? उनके परिवारों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए? सिर्फ टिकट उसको मिलो जिसको 50 लाख की गाड़ी है, जिसके पास 2 नंबर का पास है, उसको टिकट मिलेगी। गरीब कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिले, मतलब पूछले बात का नुकसान होगा। सराम हो तो गया, सारी टिकट बेच दी, सारी टिकट बेच दी ने, बेच दी सारी टिकट। सही कह रहा हूँ मैं, सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दी जा रही, सर्वे के आधार पर कोई टिकट नहीं। सारी कांग्रेस बीजेपी सरकार फिलहाल हरियाणा में फद्दू बना रही है। किसान जवान ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है लंगड़ी सरकार आएगी। नहीं, ये नाराज हो जाते हैं। इनको टिकट, आप जानते हो इनको, मतलब कार्यकर्ता है, किसी को टिकट ना मिले तो नाराज हो जाता है। भाई मेरे को मेरा ये कांग्रेस एक परिवार है भाई साहब, परिवार में मेरी थोड़ी बहुत टिकट में ना पूछता नहीं तो मैं नाराज होऊंगा। मेरे फादर मेरे को 10 रुपए ना दे में तो कांग्रेस को ही कह रहे हैं कि लंगड़ी की सरकार है। नहीं, ये थोड़ा सा होपलेस होके, हाइपर होके, ऐसी कोई कांग्रेस की सरकार ये पेवर बामू से आएगी। ये थोड़े नाराज है, ये थोड़े इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे ना देखिए बिल्कुल टिकट दोगे। अच्छा, आप कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? ऐसा है, मैं मांगू खर को दे दे। मैंने बावरिया जी से बात करी, मैंने कहा सर मुझे भी अधिकार है टिकट का। कह रहा चंडीगढ़ जाओ, पंचकुला जाओ। मैंने कहा जब मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, अकेला आदमी बीजेपी के IT सेल के लोगों से लड़ता हूँ मैं CP कनाट प्लेस में, तो क्या मेरा डेमोक्रेसी में अधिकार नहीं है? बोला नहीं। बोला क्या है बैकग्राउंड, क्या है फलाना? अरे भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता जन्मजात से कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता। अरे भाई रुक जा, कांग्रेस अरे सुन ले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अरे फिर क्या बात हुई? फिर तो मेरे को भगा दिया गया, मेरी एंट्री बंद करा दी गई। लेकिन मैं फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का। जी राहुल गांधी का जी गुलशन बहुत ही रोचक जो उम्मीदवार हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और ये रोचकता बनी रहनी चाहिए। दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस वक्त ये न्यूज़ बुलेटिन में कॉमेडी का जो टेक है वो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जनता है, भोली भाली जनता है, टिकट मांगने के लिए आए हैं, साधारण लोग लग रहे हैं, आम आदमी लग रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि आम आदमी को कम ही टिकट मिलती है, बड़े बड़े लोगों को टिकट मिलती है। तो उसमें से कुछ को एहसास हो गया है तो नाराज़गी दिखा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट लड़ लेंगे, कुछ पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो ट्रैफिक जिस तरीके से जाम है, भावना ये भी जाम है। वेणुगोपाल जी कब तक आ जाएंगे, कुछ आइडिया है? वेणुगोपाल कब तक पहुंच जाएंगे? कैसी वेणुगोपाल जो है वो इस समय प्रिंट तैयार हो रहा है, जैसा कि दीपक बाबरिया ने जानकारी दी कि प्रिंट तैयार हो रहा है, और जैसे ही प्रिंट तैयार हो जाएगा तो वो मीडिया के सामने यहाँ पर अपना जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। अब वो प्रिंट तैयार होने में जो भी समय लगता है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है कि लगभग 71 उम्मीदवार हैं जो तय कर लिए गए हैं, और क्या हो सकता है कि वो 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अंदर तैयार हो रही है, क्योंकि जैसे ही वो प्रिंट आउट निकलता है हो सकता है कि आज की मीटिंग में कुछ नाम जो है और उसमें एडजस्ट किए गए हों, क्योंकि जिस तरह की मीटिंगों का दौर चला, आज हमने देखा कि सुबह से मैराथन बैठकें चल रही हैं। 10:30 बजे पहली बैठक जब शुरू हुई हिमाचल भवन में, जो कि सब कमेटी की बैठक थी, वो 4:30 बजे खत्म हुई, यानी कि 7 घंटे तक वो बैठक चली। अब 7 घंटे की जो बैठक चली तो जरूर उसमें 90 उम्मीदवारों पर दोबारा से जो है लगातार विचार विमर्श। और आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम स्क्रीन में अपने साथ रख रहे हैं, और क्योंकि बड़ी बहस है और बहस तब तक मुकम्मल नहीं होगी तब तक कि हम अपने सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को अपनी इस बड़ी बहस में ना जोड़ लें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं नेहा धवन जी, सुखबीर तंवर साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, मेघराज यादव JJP के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, और रजत पंजेठा इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। और इस वक्त लाइव कांग्रेस के मुख्यालय से, जहां पर गहमा गहमी सबसे ज़्यादा है, सबको इंतज़ार है कि कांग्रेस की लिस्ट आए तो बाकी पार्टियां भी अपना और गणित लगाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले नेहा धवन के पास चलते हैं। नेहा जी, आपकी जो लिस्ट आ चुकी है, 67 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं, आपका नाम आया लिस्ट में? नहीं आया?
हाँ नहीं आया। नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हार्ड लक, अगली बार आ जाएगा। ठीक है, आप भी दुखी तो नहीं है जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी हुए हुए हैं? उनको लिस्ट आने से पहले ही पता चल गया है कि जो टिकट हैं उनमें जी खेल हो गया है, बेच दी हैं, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा वाले भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, वो भी जो नेता हैं किसी को भारी बता रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि टिकट मिलना चाहिए था, मंत्री थे पहले अब कट गया। तो ये चलता रहेगा 2-4 दिन, तो पारा ठंडा होने में लगेगा। आपने मेरा उत्तर 2-4 दिन लगते हैं। देखिए, एक बड़ा परिवार जब बन जाता है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं, नाराजगी जो है कई बार हो जाती है, और मुझे लगता है कि परिवार बैठकर उस चीज का हल भी निकाल लेता है। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। 1-2 दिन में ये चीजें सब जो है सुलझ जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए फिर से सभी लोग जुट जाएंगे और काम करने लगेंगे। जहां तक सवाल है मेरी टिकट का, देखिए हम अपने हलके में काम करना शुरू किए हैं, और मैं अभी राजनीति में आई हूं, और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त और लगेगा, और उसके बाद बहुत सारी चीजें सीखनी और बहुत सारी चीजें समझनी बाकी हैं, और रिप्रेजेंटेशन जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप इच्छा तो रखेंगे, और प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति जो है उसकी इच्छा जरूर रहती है चुनाव लड़ने की, वो इच्छा जाहिर करनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है और संवैधानिक हक है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सुखबीर तंवर के पास चल रहे हैं। सुखबीर तंवर साहब कांग्रेस से जुड़े हैं, नेहा धवन ने भी टिकट अप्लाई किया था, नहीं मिली, लेकिन इन्होंने दिल को मना लिया, 2 दिन हो गए, अब सेटल हो चुकी हैं और फिर से अपनी जिम्मेदारी प्रवक्ता के तौर पर निभा रही हैं। सुखबीर तंवर साहब, आपने भी टिकट के लिए आवेदन किया है क्या? जी मुकेश भाई, मैंने भी टिकट के लिए आवेदन किया है। वेरी गुड। तो आपको क्या उम्मीद है, आपको इस वक्त होना चाहिए था कांग्रेस भवन के आसपास जहां पे सारे क्रांतिकारी टिकट के प्रार्थी पहुंचे हुए हैं, आप यहाँ पे आराम से एसी में बैठे हुए, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए मुकेश जी, हाँ मुकेश जी, जी, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन सबको मैं व्यक्तिगत स्तर पे मिलके अपना विषय अपना पक्ष बहुत बेहतरीन तरीके से रख चुका हूँ, हाँ। विद ऑल एविडेंस। मेरा 25 साल से ज्यादा का। कहाँ से हैं तंवर साहब आप, और कौन सी कंस्टिट्यूंसी से अप्लाई किया आपने? मैं गुड़गांव से हूं और पटौदी विधानसभा मेरा क्षेत्र है। अच्छा। और मैं पटौदी विधानसभा का स्थायी निवासी हूं और निरंतर 25-26 साल से लोगों की सेवा में हूं। अब ऐसा लगेगा कि पता नहीं, मैं आपको प्रमोट तो नहीं कर रहा हूं, तो इस गलतफहमी में ना दर्शक हो जाएं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो हैं 2 जो पहलवान आए हैं, वो भी कांग्रेस ने जो दंगल सजाया है, या यूं कहिए कि विधानसभा चुनाव का जो दंगल है उसमें एंट्री मार दी है, तो इनकी एंट्री से क्या फायदा मिलेगा, ये थोड़ा सा आप बताइए। देखिए मुकेश, प्रकार से आवाज चली गई तंवर साहब आपकी। 2 अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। हाँ, अभी आ रही है आवाज? जी जी जी, आ गई। जिस प्रकार से 2 अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए, सदस्यता ग्रहण करी है, और जिस तरह से पहलवानों के साथ विगत में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के संरक्षण में एक पुराने आदतन अपराधी ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसका कभी इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी का मुकदमेबाज रहा था वो, और जिस तरह की उसके खिलाफ टिप्पणियां थी, उस परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से उसको संरक्षित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और जो उस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, जो पोस्को के बालिका ने आरोप लगाए थे, जो शिकायत दी थी, उस पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने अपनी जो उसकी पेशेवर दक्षता थी उसके साथ इंसाफ नहीं किया और उसको बचाने का निरंतर प्रयास किया, जबकि होना यह चाहिए था जब पहली बारी उस बालिका के या यौन पीड़ित महिला खिलाड़ियों का
पहला जब स्टेटमेंट आया, जब पहला बयान आया, सुखबीर जी, उसी वक्त सुखबीर जी, केस दर्ज ये होना आप चाहिए। ये अब क्योंकि जी। बातें काफी पुरानी होगी, आज दिन में हम जो हमारा इंडिया न्यूज नेशनल नहीं, पुरानी है, नहीं, उस पे- ये चूंकि आज- सुनिए आज नहीं, बात सुनिए हाँ, सर, मुकेश जी, हर एक सिक्के चूंकि के दो आज पहलू होते पहलवानों ने हैं, तो दूसरा ज्वाइन किया, दूसरा पहलवानों दूसरा की भी आप देख बात कर रहे हैं, लीजिए। इसलिए आज हम जब वो ये प्रीपेड से शामिल हो रहे थे प्रदेश बजरंग चैनल के पूनिया माध्यम से याद दिलाना और जरूरी। जो मैडम फोगाट हैं, विनेश, तब हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि अब ये कांग्रेस में शामिल हो गए तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि दो जो सेलिब्रिटी पहलवान थे कांग्रेस में आ गए। अब ये अगर इनको टिकट मिलती है तो जनता इनको प्यार करेगी, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नेहा धवन है या जो उनके नेता हैं, उन्होंने अब ये भी बोलना शुरू कर दिया कि देख लो जी, ये लोग तो राजनीति कर रहे थे, क्योंकि जो दीपेंद्र हुड्डा हैं और बृजभूषण सिंह हैं वो कुश्ती संघ को लेकर एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, तो कांग्रेस के लोग थे इसलिए हमारी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। अब इसका कोई तोड़ है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना ये चाहता हूं कि जब भी कोई शिकायत आए, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। तो हुई नहीं क्या? इन्वेस्टिगेशन कौन करता? निश्चित तौर पे इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं क्या सर? FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन तो हुई है। इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। हाँ, नहीं FIR। नेहा जी आपके पास आऊंगा आपको टाइम देंगे जी। हाँ नेहा जी प्लीज। मुकेश जी आप ये देखिए, FIR दर्ज कब हुई? सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय देना था उससे 1 घंटा पहले FIR दर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने FIR दर्ज कर ली। चलो मान लेते हैं। दूसरा जो फिर उसके बाद आप खेले, एक मिनट सर, तंवर साहब ईमानदारी से, मेरे को भारतीय जनता पार्टी वाले प्रिय हैं, आप उससे ज्यादा प्रिय हैं, इनेलो वालों को मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूं और JJP वाले तो बहुत ही करीब हैं। आप चारों ही मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन सवाल पूछना मेरी रोजी रोटी है तो सवाल पूछने दीजिए। मान लेते हैं जंतर मंतर वाला मसला हो गया, शिकायत वाला हो गया। आप तो जब विनेश फोगाट का 100 ग्राम जब वजन ज्यादा निकला, पेरिस ओलंपिक संघ ने जो मेडल देने से मना कर दिया, आपने तो वो वाले आरोप भी नरेंद्र मोदी पे लगा दिए, भारत की सरकार पे लगा दिए। खेलों के नियम आपको पता नहीं, फिर आप कहते थे राज्यसभा भेज देंगे, राज्यसभा में उम्र से 4 दिन छोटी थी, वो रूल आपको पता नहीं। तो राजनीति तो आप भी विनेश फोगाट को लेकर लगातार करते रहे ना। देखिए मुकेश जी, जो बात आपने ये 100 ग्राम वजन वाली कही, इसमें हम मान रहे हैं आखिर ये इतना बड़ा जो दल किसी भी ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, फिर आपको नहीं पता तंवर साहब, फिर आपको नहीं पता जो विनेश फोगाट है उसका जो डाइटिशियन, उसका फिजिशियन, दोनों पर्सनल थे, और ये जो पर्सनल थे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए थे, वो ही दोनों उसकी देखरेख करते थे, जो उसके पर्सनल कोच और पर्सनल डाइटिशियन थे। विनेश फोगाट जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त, सुन लीजिए, बहुत अच्छे दोस्त महावीर फोगाट की भतीजी हैं, बहुत सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल पहलवान है, फिल्म बनी है उनके ऊपर दंगल। तो जब उनसे भी बात हुई तो कहते ये जो शोर मचा रहे हैं कांग्रेस वाले, इवन हुड्डा साहब का भी उन्होंने नाम लिया कि ये राजनीति कर रहे हैं, इनको खेलों का नियम वगैरह कुछ नहीं पता। तो ऐसे आके आप जैसे बड़े प्रवक्ता या आपके बड़े नेता बयान देते हैं तो उससे क्रेडिबिलिटी डाउन होती है, क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। कोई क्रेडिबिलिटी डाउन नहीं होती तो कमाल कर रहे हैं, फिर तो आप जो मर्जी बोलते रहिए, फिर मैं आपको टोकूंगा ही नहीं। अगर अरे नहीं मुकेश जी सुनिए मेरी बात, अगर उनके पर्सनल भी थे, डाइटिशियन भी और जो डॉक्टर भी, तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अगर उनका वजन ज्यादा था तो कम से कम ड्रॉप करते तो उनको सिल्वर मेडल तो मिल जाता। कहीं ना कहीं चूक रही है, किस स्तर पे हुई मैं उससे नहीं जाना चाहता। एक आदमी शर्त लगाता है, कहते हैं आज मैं ना, उसको शर्त लगाने की आदत थी, सुनिए, उसको शर्त लगाने की आदत थी, कहते बेटा आज मैं शर्त लगा के आया हूँ। कहते क्या लगा के आए पिताजी? कहते मैंने शर्त लगाई है 2 और 2 5 होते हैं। कह रहे पिताजी आप तो हार गए क्योंकि 2 और 2 तो 4 होते हैं। कहते हारूंगा तो मैं जब मैं मानूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं। विषय मानने ना मानने का नहीं है, विषय ये है कि जिसकी भी चूक रही, क्या सिल्वर मेडल मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था? आप अपने विवेक से इसका निर्णय कीजिए।
चलिए आपकी तंवर साहब सारी बात वापस मान आपके ली। पास लौटेंगे किसी की लेकिन भी चूक क्योंकि रही हो। आप इस वक्त जो मेरे साथ पैनल बैठा है ना, बहुत प्यारा पैनल है, पढ़ा लिखा पैनल है, और क्या होता है कि ये मंच है, इसमें जो सवाल पूछे जाएं ईमानदारी से जवाब दो ना। कई बार क्या होता है कि जनता जो है वो कोई नेता ऐसे भी बोल देते हैं ना जी, बिल्कुल जी हमारे से गलती होगी, इसकी हम माफी मांगते हैं, तो जनता समझती है कि गलती हो जाती है, लेकिन किसी गलत चीज को बार 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 बोल के वो सच हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। मेघराज यादव के पास चल रहे हैं, जेजेपी के प्रवक्ता है जी। वापिस आऊंगा आपके पास कंवर साहब। यादव साहब, क्या अपडेट है जेजेपी की? क्या कर रहे हो आप? ये कान के कुछ लगा रखा है क्या आपने? जेजेपी वाले साहब, हाँ ये कुछ कर रहे हो क्या? अनम्यूट कीजिए इसको मोबाइल। शायद इनका म्यूट है। मुकेश भाई म्यूट है शायद, आप देखिए। हाँ तो अनम्यूट कर दीजिए उसको। जी हेलो। हाँ जी मेघराज जी। सर कर दिया वो। कर दिया, चलो बड़ी पहले तो आप मेहरबानी नाम का आपकी। करेक्शन करना सर। मेहरबानी नहीं, आपको नमस्कार। मेहरबानी सभी को आपकी, नमस्कार। आपने अनम्यूट करके हमसे बात करने की कोशिश की। आप तो म्यूट भी रहते ना तो भी सुन जाते हमें, इतने सुंदर लग रहे हो आप। नहीं तो धन्यवाद आपका सर। एक बार तो करेक्शन कर लेना, मेरा नाम विजेंद्र सहरावत है। अच्छा, तो ये पहले दूसरा नाम मेघराज यादव का कौन लिखा गया? बीच में बाय मिस्टेक हो गया बीच में। मिस्टेक ना करो, चुनाव के दिन है, मरवा दोगे आप हमें भी। नहीं, हमने मिस्टेक नहीं की, वो आपकी मिस्टेक है। मैं अच्छा, तो हमारे को तो मेघराज जी से कोई इतना प्यार नहीं हमारी है हुई तो कि उनका नाम आपको दे दे। भाई नाम ठीक करना है इनका, विजेंद्र सहरावत जी हैं। चलिए ठीक कर लिया स्क्रीन पे, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे पास यही नाम आया था जी। अब ये बताओ कि अभी क्या मेघराज जी तो नहीं आए, लेकिन अभी जो कैंडिडेट्स हैं, वोटर्स हैं, क्या उनके जो मेघ हैं वो बारिश करेंगे? नहीं बिल्कुल करेंगे सर। इनायत की बारिश होगी जेजेपी पे? नहीं बिल्कुल होगी। ऐसा क्या किया आपने? बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या किया कि आपने लगता है कि भाई बारिश हो गई थी पिछले बार, इस बार अकाल नहीं पड़ेगा? नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये बीजेपी कांग्रेस वाले हमारे साथी कर रहे हैं। अच्छा। इन्होंने बहुत लोगों को परेशान कर रखा है, हर हल्के में 50 लोगों को झूठा आश्वासन दे रखा है। हाँ, तो परेशान लोग हैं। हाँ, हमें भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपने छांट रखे हैं? नहीं बिल्कुल है, हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार करती है। हमारी अभी अपनी कितनी लिस्ट होगी जारी? कितने लोगों की लिस्ट जारी होगी है अभी तक? हमारी 19 की हुई सर। 19 की हुई ना, तो 19 की हुई है मुकेश सर। कितने 71 बचे हुए अभी? 71 में से कुछ तो उनको जाएंगे जी। चंद्रशेखर जी को। हाँ नहीं, हमारी दूसरी लिस्ट कल आने वाले हैं। कल आ जाएगी? कल बिल्कुल आएंगे। 4 हुए हैं उनके, चंद्रशेखर जी के 16 रहे हैं, बाकी कल आ जाएंगे सर। ठीक है, तो अभी क्या लग रहा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, ये लोग मतलब ज़्यादा भरोसा दे दिया इन्होंने उम्मीदवारों का, इसलिए मतलब लठ बजाओ प्रतियोगिता चल रही है? नहीं, भरोसा तो ये देखना आप, ये 20-20 हजार की पर्चियों वाले सामने आएंगे ना कल जैसे ही। हाँ। एक हल्के में 50-50 लोगों पे चंदा लेके पर्ची काट रखी है इन्होंने। अच्छा। और ये भी एक कांग्रेस का ये टिकट घोटाला समझो आप, एक हल्के में आपने 100 आदमी तैयार कर रखे हैं। हाँ। तो जवाब तो इन्होंने उन 100 आदमियों को भी देना होगा। जी 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 जी। और 100 के गैल कितने आ जाएंगे? जी क्या सर? मैं क्या 100 के गेल और कितने समर्थक आ जाएंगे? नहीं, वो तो पहले तो लठम लठाओगे सर, समर्थक की बात बाद में है, पहले तो वो लठम लठाओगे, देख लेना आप। वही लठ लेके कितने आ जाएंगे पूछ रहा हूं। नहीं, बीजेपी वाले ने तो इस्तीफे दिए हैं, रोए हैं, कांग्रेस वाले तो हमारे साथी लठम लठाओगे, आप देख लेना। ठीक है, मतलब मैं उम्मीद करूं कि मतलब सरकार जो है वो जेजेपी की बन रही है इस बार। जी बिल्कुल, सरकार में हम निर्णायक भूमिका में होंगे। जी चलिए, मैं इनोले वालों से हाँ हुंकारा भरवा लेता हूं। पंजेठा जी, सरकार जेजेपी की बन रही है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, 4.5 साल सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं, और जितना मर्जी आप छुपा लें इस बात को, आप नहीं, जजपा ने जो किया, और उसमें बहुत
समय मिला इनको अपनी परीक्षा देने के लिए। पहली बात तो इन्होंने वोट ही भाजपा के खिलाफ मांगा था। पहली बात तो इन्होंने अपनी जो एक अपने 50 साल पुरानी पार्टी थी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की पार्टी, उसमें से कुछ लड़कों ने नारे लगाकर उस भाई सीएम आया उस पार्टी को तोड़ने का काम किया। पहली गलती तो इनकी यही है। पर वो लड़का जो था ना वो फिर डिप्टी सीएम बन गया ना, और वो जो लड़का था वो 10 सीटें भी लेके आ गया। अब इस चीज से भी आप इनकार नहीं कर सकते। आपके जो थे लड़कों के चाचा जी वो एक ही सीट लेके आ पाए, दादाजी उनके साथ थे, तो लड़के तो फिर कमाल कर गए थे उस बार। तो इस बार कमाल नहीं करेंगे, ये वाली आशंका हम इन पे क्यों व्यक्त करें? देखिए मुकेश जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है कि आप मुझे अब इसका उत्तर देने का मौका देंगे। आपने मुझे डिबेट पे बुलाया पूरा। हाँ जी मुकेश। देखिए मुकेश जी, कुछ छोटे वक्त की राजनीति करनी हो तो ऐसे काम करने अच्छे लगते हैं कि अगर आपका बिल्कुल दूरदर्शी सोच नहीं है हरियाणा की राजनीति में और बड़ी मौका परस्ती वाला काम करना है अगर, तो कर सकते हैं। इसमें क्या हर्ज है? ब्रजजीत चौटाला जी ने भी मंत्री पद लिया था, आज उनको निकाल दिया दूध में से मक्खी की तरह। वो मंत्री पद तो हमें भी ऑफर हुआ था, हम भी उनकी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को गिरवी रख के समझौता कर लेते। और ये तो बड़ी छोटी सोच की राजनीति है हरियाणा में। आपको मंत्री पद हुआ था ऑफर? अरे क्या बात करते हो मुकेश जी आप? ये तो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। ये तो सारा मीडिया जानता है मुझसे बेहतर। अच्छा। और देखिए बड़ा आसान होता है सत्ता के साथ जाना। अब आप अपनी सारी नीतियों को गिरवी रखकर, अपनी विचारधारा को गिरवी रखकर, अगर आपको सत्ता ही सब कुछ है और राज ही सब कुछ है और जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जो कहावत है, उसके लिए तो फिर आप ये मत सोचिए, एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको अगली बारी या आगे की राजनीति में हरियाणा में जनता मौका देगी। ये तो बिल्कुल आपको बड़ा मुश्किल है मुकेश जी। ये सब कहते हैं ना राजनीति सिर्फ सत्ता पाने के लिए होती है। सत्ता पाने के लिए नहीं होती है राजनीति। आपको बार बार जनता टेस्ट करेगी, कसौटियों पे खरे उतरोगे, जनता का विश्वास जीतोगे, तभी हरियाणा की राजनीति में कामयाब हो। ये अगर आप इसको कामयाबी समझते हैं तो आई डिफर विद यू। अगर आप ये सोचते हैं कि 10 सीट अब देख लेना, आप चुनाव आ रहा है। वैसे तो मैं किसी को कामयाबी नहीं समझता और मैं सारी बातों को समझता हूँ। कई बार कहते ना वो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ बात निकालने के लिए मेरे को उल्टे सवाल पूछने पड़ते हैं। ये मेरी तकनीक है, तो इसमें आप बुरा मत मानिए। ये मेरी तकनीक का हिस्सा है। फिर आई अप्रिशिएट योर टेक्निक मुकेश जी, और मैं आपको बड़ा निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि ईमानदारी से सरकार विरोधी पक्ष में रह के, सरकार के खिलाफ रह के इस्तीफा देना, सरकार की यातनाएं सहन करनी, लट खाने, कभी किसी हमारे नेता के घर के ऊपर, शोरूम के ऊपर गोलियां चल जाती हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को सड़क पे भून दिया जाता है गोलियों से, कभी हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाती है सारी। और स्पीकर तो हमारे, आपको पता ही है, उनका तो बड़ा लगाव है अभय सिंह चौटाला जी से, तो उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं नेम करने के लिए। तो ऐसे खड़ा होना पड़ता है, जनता देखती है। केवल मीठी मीठी बातें करके कोई सेल्समैन थोड़ी ना है जी, कोई हरियाणा की जनता के हितों को थोड़ी ना बेच रहा है। पंजेठा जी, ये मतलब जो अभी बयान दिया था ना अपने जेजेपी के भाई ने कि सरकार बन रही है, तो मैं अगर इनको बोलता कि नहीं बन रही है तो इनको लगता कि मुकेश राजपूत नहीं चाहता कि हमारी सरकार बने, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो आपने इनको बता दिया कि नहीं बन रही है, तो मैं बच गया ना बीच में। ये मेरी तकनीक है। आप तो बच गए, मैं तो हर बारी इनकी लड़ाई तो इन वाले साथियों की लड़ाई तो हम तक ही है बस। ये तो दूसरे से दिखते हैं इनको सपने। ठीक है, मैं ये भी एक उत्तर दे देता हूँ इनको। देखिए, इनके एक नेता है, वो जिनको ये नेता मानते हैं, घर में छोटे हैं काफी, उनका कोई भी इलेक्शन शुरुआत होता है, उनका सबसे पहला बयान आप देखोगे मेरे चाचा। उनकी ये हमें कह रहे हैं ना, हम इनको समय नहीं देना चाहते, बल्कि मैं आपको एक गुजारिश करूंगा आज बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से। चलो 8 तारीख तक एक बात बोल दीजिए, 8 तारीख तक आप जितना ज्यादा समय जजपा वालों को देना चाहें उनको दें, क्योंकि 8 तारीख के बाद इनको समय के लिए कोई समय नहीं मिलेगा। हो सकता है डिबेट में कहीं दिखे भी ना। देखो, हमने जब भी बहस की है ना, दिल खोल के की है, पूरी ईमानदारी से की है। और जहां तक इनेलो का सवाल है, इनेलो का बेशक एक ही विधायक है, लेकिन उस एक विधायक के होते हुए भी हमने सारी परिचर्चाओं में
आपको भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, जेजेपी के साथ में बिठाया है। मतलब 4 हिस्सों में हमने समय बांटा है, 25% आपको हम देते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारी निष्पक्षता के लिए आपको तालियां बजानी चाहिए। नहीं, मैं ये समय की इसलिए नहीं बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब 8 तारीख के बाद नतीजे आएंगे तब इनको बेचारों को कहाँ टाइम मिलेगा टीवी पे कुछ बोलने के लिए। अच्छा, और अगर मैं तो इनसे सिर्फ एक ही लाइन हर प्रवक्ता से पूछूं, मतलब इस लाइन के क्या मायने हैं कि मतलब 8 तारीख को ये सरकार बनाने में बिजी हो जाएंगे या मीडिया के सामने नहीं आएंगे? तो सीएम शपथ लेंगे ना मुख्यमंत्री की। हाँ ये शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, वहां बिजी अब थैंक यू कीजिए सहरावत जी, थैंक यू कीजिए, धन्यवाद कीजिए इनका। हाँ, एक कुछ और मुझे बोलना है। शरावत जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। शरावत जी, आपके मुंह पे कुछ लगा हुआ है, थोड़ा साफ कर लीजिए। अच्छा, आप इनका मुंह भी देख रहे हो? कुछ लगा हुआ है मुंह पे, देखना कुछ साफ कर। मिठाई खा रखी है इन्होंने, पहुंचवा दो। नहीं, ओहो कोई बात नहीं, वो मेरी गलती। वो सत्ता की मलाई देखना लगी हुई है, थोड़ी साफ कर लीजिए। सत्ता की मलाई जो आपने 4.5 यार, बड़े उस्ताद आदमी आप तो। आप भोले वाले सहरावत जी की खिंचाई कर रहे हैं, मलाई पहुंचवा दी आपने। हाँ सहरावत जी, एक मेरी सलाह ले लेना आपने जिंदगी में, मतलब जिस मर्जी पे विश्वास कर लेना, ये जो पंजेठा है इनकी बातों में कभी मत आना। वापस रुक करता हूँ नेहा धवन जी का। नेहा धवन जी, आप भी ध्यान रखना, ये मलाई मुलई कह के ये जो पहुंचवा देते हैं, फिर कहते हैं कि मलाई लगी हुई है। आपको भी कह सकते हैं नेहा जी, आपके मुंह पे कुछ लगा हुआ, आपके नाक पे कुछ लगा हुआ है, फिर कहेंगे मलाई थी, नेहा ने साफ कर दी। ये तो शरारती आदमी है। चलिए वापस आपके पास लौटेंगे। नेहा, आपसे सीरियस सुनिए ना सर, एक मिनट पहले ही जहां पे भारतीय जनता पार्टी में टिकटें डिक्लेयर कर दी हैं, वहां पे कलेश हुआ है। कांग्रेस की टिकटें अभी बंटी नहीं है, वहां पे लख लेके लोग आगे हुए हैं। आज जो प्रभारी को है वहां पे घेर दिया, कहते किसी भारी व्यक्ति को टिकट दिया तो देख लेना। तो थोड़ा सा 1 घंटा आप इंजॉय कर लो, लाइट मूड में रह जाओ। राजनीति तो चलती आ रही। खबर सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, ये मेरा वादा। तो धवन जी, ये जो 67 सीटें थी, इसमें कुछ जो मंत्री थे 2014 से लेके 19 तक, उनकी टिकटें कट गई। बहुत नाराज है मुख्यमंत्री, जाके मिल रहे हैं, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ भी नहीं मिला रहे, कहते जा नहीं मिलाते हाथ। तो ये क्या करेंगे, के घी लेंगे ये? मुकेश जी, आप उत्तर देने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि मेरे आज तक के 8 साल के प्रवक्ताशिप के इतिहास में आपके साथ जो आनंद आता है डिबेट का, और कहीं नहीं आता। धन्यवाद, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आज मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। आज आपने मुझे लगभग 1.5 मिनट का समय दिया और बाकी सब प्रवक्ताओं को अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। आप तो कहोगे मुझे जाना है, क्योंकि आज तो मैंने डिबेट 1 बजे तक चलानी है रात के, जब तक कि कांग्रेस की टिकट नहीं आएगी। जाइएगा मत अब आप जी। देखिए मुकेश जी, मैं यही बात कहूंगी जो एक प्रवक्ता को कहना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कहना चाहिए। वो सच्चाई भी है और उसे मैं भी अप्लाई करती हूँ अपने जीवन में। और मुझे लगता है कि जिनसे मैंने सीख ली है, जो मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, जिनसे मैंने जो है शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कक्षा अटेंड की थी, जिनके साथ मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं। एक का नाम लूंगी तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। दो चार के तो ले दो ना, जो अगली बार तो आपकी टिकट पक्की करें, ले दो। फिर 29 से पहले डिबेट में दिलवाइएगा नाम, बुलवाइएगा। जी, अभी नहीं। हाँ बताइए, 2-4 के नाम तो बताओ। मैं भी अच्छे गुरुओं के ले लेता हूँ, जो मतलब जिन्होंने हमारे करियर को बिल्ड किया है, और उसमें ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। वो जो मुझे आकाशवाणी में प्रोग्राम करना सिखाते थे, मैंने कल उनको फ़ोन किया, जबकि आजकल तो आकाशवाणी का दौर नहीं है, लेकिन सीखा तो उनसे। फिर मैंने दूरदर्शन वालों को फ़ोन किया, क्योंकि टीवी की ग्रामर वहाँ से सीखी। हाँ, सबसे सीखी है माननीय मनोहर लाल जी से, नायब सिंह सैनी जी से, ओम प्रकाश धनखड़ जी से, सुभाष बराला जी से, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आप सभी रहे, मोहनलाल बडोली जी से, हमारे प्रदेश के प्रभारी बन के आए, जिनसे मुझे लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ सीखने को मिला, माननीय सतीश पुनिया जी से। ऐसे बहुत सारे अच्छे नेता हैं हमारी पार्टी के, जिनसे
कैप्टन अभिमन्यु जी का नाम मैं यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगी। हमारे सभी अच्छे बड़े नेता, माफी चाहूंगी किसी का नाम रह नहीं जाए, लेकिन सभी नेताओं से बहुत कुछ सीखने को मिला। और जिन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाई, उनके कार्यकाल में मुझे काम करने का मौका मिला, वाकई सीखने को मिला, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ और मैंने पॉलिटिक्स की अपनी पहली क्लास ही भारतीय जनता पार्टी में अटेंड की थी। और पहली क्लास में ही ये सीखने को मिला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे लिए प्रत्याशी जो है वो कमल का फूल रहता है। भारतीय जनता पार्टी को हमें आगे लाना है। राजनीतिक संगठन की जो एक भागीदारी है राजनीतिक क्षेत्र में, वो है सरकार बनाने की, और उसमें अपनी आहुति डालनी है, काम करना है। जितने भी वरिष्ठ नेता आज इस बात से नाराज हैं कि उनको टिकट नहीं मिली है, कभी तो ऐसा हुआ होगा जब किसी और की टिकट काटकर उनको टिकट दी गई होगी, ऐसा उनके साथ हुआ होगा जब उनको टिकट मिली होगी, तो उस वक्त को उन्हें याद रखना चाहिए और एक बड़े दिल के साथ इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने जो विवेक से जो आंकलन किया है, उस आंकलन के आधार पर आज अगर बहुमत की सरकार बनाना इस पैनल के साथ में नजर आया है उन्हें। नेहा जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। हमारे साथ रंजीत सिंह चौटाला साहब जुड़े हैं बड़ी बहस में। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत सिंह चौटाला जी आपका बड़ी बहस में। और प्रवक्ताओं से बहस हो रही है, राजनीतिक जो हालात हाजरा है उस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त कहाँ हैं आप और क्या कर रहे हैं? मैं सिरसा में था जी, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी से आया था, थोड़ा लेट हो रहा हूँ आपको ज्वाइन करने में। जी जी जी। और तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप हमारे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं। केंद्र में भी आपके पिताजी जब उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब भी सरकार का कामकाज आप ऑफ द रिकॉर्ड संभालते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ रंजीत चौटाला जी जो हैं वो गुस्से में हैं थोड़ा सा। उस गुस्से की वजह क्यों है? क्योंकि आपसे मेरी जो मुलाकात है वो कई बार होगी, मतलब उसको गिनना भी मुश्किल होगा, तो कभी मैंने आपको गुस्से में नहीं देखा। लेकिन आजकल एक फिल्म आई थी ना कि अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है, तो आज मैं कहूँगा कि रंजीत चौटाला जी को गुस्सा क्यों आता है, क्या हो गया? आप जो कह रहे हैं मैं थोड़ा सा उससे अलग हट के कहूँगा जी कि मैं गुस्से में नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि किसी बात का अगर किसी भूमिका से, किसी बैकग्राउंड से जवाब दिया जाए तो उसे गुस्सा नहीं समझना चाहिए जी। किसी का अधिकार है मुझे अपनी बात कहने का, मेरा अधिकार है उसकी बात का स्पष्टीकरण देना। जी जी। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन 1987 से हुआ। मैं जो देवीलाल का बेटा हूँ, एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड हमारी रही। जो एक साधारण किसान हो के टाटा बिरला नहीं थे, वो देश की राजनीति तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना। उनके फादर चौधरी लेखराम एक किसान थे, बड़े जमींदार थे, पर इससे ज्यादा उनका कोई राजनीतिक व्यक्तित्व तो ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने 1937 से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करा। पहली बार ज्वाइंट पंजाब में एमएलए बने। जी जी। इसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, 2 बार देश के प्रधानमंत्री तक इलेक्ट हुए। उन्होंने वीपी सिंह जी को बना दिया। उन्होंने देश के बड़े बड़े प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, जो सब लोग जान रहे हैं जी। जो मेरे साथ वो जो बैकग्राउंड है चौटाला साहब, वो पूरा देश, पूरा हरियाणा वो सब जानता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ उसी पे अभी आ जी कि आज भी हम चौधरी देवीलाल की वजह से 4 फैमिली मेंबर एक विधानसभा में जो कहीं भी नहीं है, केवल चौधरी देवीलाल का ही परिवार है। हाँ जी। आपस में क्या है वो एक अलग विषय है। हाँ। देखिए, मैं 1987 में कांग्रेस छोड़ के बाहर चला, जैसे अब हुआ मैं इंडिपेंडेंट जीत गया। सभी पार्टी के जमाने तक तो मैं 20,000 वोटों से जीत गया। पहला आदमी था जिसने अनकंडीशनल बीजेपी को समर्थन दिया। और दूसरे लोग कह रहे थे मेरा इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा। तो मैंने कहा नहीं, अनकंडीशनल मैं बीजेपी को, मोदी साहब की बहुत मेरे मन में इज्जत थी। मेरे उनसे, वो जब चीफ मिनिस्टर तब से मेरे, वो बहुत बड़े पद पे थे, पर मेरा उनसे संबंध था। मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ये रंजीत सिंह है, देवीलाल जी का बेटा। मेरे अच्छे समझ रहे, मधुर समझ रहे हैं। मैं बीजेपी में आ गया। मैंने अनकंडीशनल, उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया, मैं उसके लिए थैंकफुल भी हूँ। मैंने बहुत अच्छा काम करा। मेरी परफॉर्मेंस 1 नंबर थी। जो भी कुछ साथ जुड़े वो मुझे सुन रहे, कहीं गलत हो तो मेरी बात को रोक दें। मेरी परफॉर्मेंस A1 रही।
मैंने मेरे डिपार्टमेंट को जहाँ लाइन लॉस 17% था उसे 9.05 पे लेकर जब पूरे गुजरात में मैं नंबर 2, पूरे देश में नंबर 2 रहा जी, राष्ट्रपति से सम्मानित रहा। हाँ, पूरे हरियाणा में एक चर्चा था कि जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसमें रणजीत सिंह सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मेरे पास सबसे ज्यादा भीड़ रहती, सेक्रेटरीट में भी, मेरी कोठी पे भी, जहां भी जाता था। मैंने बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया, हालांकि मैं पार्टी में नहीं था। हाँ, 3 महीने पहले हाँ, मुझे माननीय मनोहर लाल जी का फोन आया कि जो साहब हम चुनाव के लिए आपको कंसीडर कर रहे हैं, लोकसभा के नाम आगे बढ़ा दें। हाँ, मैं कहने लगा साहब देखिए आपने मुझे बहुत इज्जत मान दिया है, हाँ, आप मुझे दोबारा ये नहीं पूछेंगे, जो आप निर्णय करेंगे मेरी हाँ है। मेरा मन है विधानसभा लड़ने का, मेरा लोकसभा लड़ने का नहीं है, पर जो भी आप निर्णय करेंगे मुझे दोबारा नहीं पूछेंगे। और उन्होंने फिर उनका फोन आया कि आधे घंटे बाद आपका टिकट अनाउंस हो रहा है, रणजीत सिंह जी आप पटका पहले ज्वाइन करें। मैंने 3 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन कर दी। ये बहुत बड़ा सम्मान था कि मुझे लोकसभा का टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा। मैं गलत नहीं कह रहा, कभी झूठ नहीं कहा करता। मुझे जितने बीजेपी के बड़े नेता थे, मैंने मनोहर लाल जी से, मैंने विप्लव देव जी से, मैंने सबसे कहा। सबसे पहले तो सुभाष बराला ने ही, क्योंकि उन्होंने यूनिट बनाए थे मेरा विरोध किया, रणजीत सिंह को पार करो। मुझे इस बात की जानकारी मिली, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे सब विरोध में लग गए। कैप्टन अभिनव विरोध में, कुलदीप तो इनको भी बहुत कुछ सुनाता था, बिश्नोई और मेरा वो भी विरोध करे, रणबीर गंगवा भी विरोध करे। और जब ऐसा विरोध हो मैंने इनके नोटिस में लाया, इन्होंने नहीं रोका। उसके बाद भी मैंने, जब मुझे तकलीफ हुई, मैंने कहा कि मैं पार्टी में आया, मुझे अगर फॉर्मिडेबल कैंडिडेट करके सब सर्वे में ऊपर आ रहा था, मुझे लड़ा तो मेरी बात है, मैं केवल मात्र 30,000 वोटर, फैमिली परिवार भी खड़ा गया, मैं हार गया, कोई बात नहीं थी। मैंने जो शिकायत करी, लिख के करी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे तो ये समझाया गया कि रणजीत सिंह जी पार्टी डिसिप्लिन, आप जरा ठीक बात करें। और उधर आपके जो हमारे बडोली साहब हैं, वो भी थोड़े वोटों से आ रहे थे, उन्होंने खूब पड़ास निकाली कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ सैबोटाज हुआ। उनको अगले दिन रिवार्ड बना दिया, प्रेसिडेंट भी बना दिया। चलो अब जब कमेटी बनने लगी, मैंने मनोहर लाल जी से कहा, मनोहर लाल जी किसी कमेटी में रणजीत सिंह का नाम नहीं, इतना रणजीत सिंह तो छोटा नहीं, अगर फैमिलीज कंपेयर करें तो जो देवलाल फैमिली सबसे बड़ी प्रदेश में फैमिली है। सबके भजनलाल जी के बेटे का नाम, किरण चौधरी का नाम, मेरा नाम नहीं है। मुझे इस बात पे ऐतराज है। मुझे उन्होंने कहा नहीं, हम अगली कमेटी में आपको फिर ऊंची पोजीशन पे बैठाएंगे। ठीक है, मेरा नाम नहीं आया। अब मुझे बताया भी नहीं गया कि आपका टिकट नहीं दिया जा रहा। मैं फोन पे फोन कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अब मुझे लग गया कि तेरा टिकट कटेगा। देखिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, 3 महीने पहले मुझे सबसे कहते हैं सब सर्वे में आप 1 नंबर पे हैं, सबका टिकट काट के मुझे दिया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ, मुझे ठीक समझा। मेरी निर्दलीय में भी सबसे पहले आप ही को मंत्री बनाया गया और एकमात्र शायद आप ही निर्दलीय थे जिनको पे आ रहा हूँ जी। और 3 महीने बाद मैं एक ही बात मैंने कही, मैं कहने लगा जी कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन दिखी कि मेरी टिकट काट दी गई। मेरी अमित शाह जी से बात हुई, मेरी अरुण जी से भी बात हुई, मेरी मनोहर लाल जी से बात हुई, मेरी प्रधान जी से बात हुई। मैंने उन्हें फोन पे कहा कि देखिए मुझे थोड़ी तकलीफ हुई है, मैं पॉलिटिकल परिवार से हूँ, मैं चुनाव तो लड़ूंगा। मैंने टिकट फैसला होने से पहले कह दिया कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा। देखिए अब मैं इतने 50 साल से, मैं 87 से विधानसभा का मेंबर हूँ। हुड्डा साहब 2005 में आए, मनोहर लाल जी 2014 में आए विधानसभा में। अब मैं जो इतने लोग मेरे साथ जुड़े उन्हें तो मैं नहीं छोड़ सकता था। अब जब ये हुआ तो मैंने कोई नहीं निर्णय, मैंने क्योंकि जब मैंने इनसे टिकट नहीं मिला, मैंने इस्तीफा दे दिया। मोरली मुझे देना चाहिए। मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी में अब वापस नहीं जाएंगे? अब हो गया तो मैं जब पार्टी छोड़ के बाहर आ गया तो मैं अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ। मोदी साहब आपको इतना प्यार करते हैं, खट्टर साहब आपको इतना प्यार करते हैं, मैं आज भी उनके लिए मन में इज्जत है। मैं कभी वो नहीं, मैं सामाजिक आदमी हूँ, अच्छे आदमियों की इज्जत करता हूँ। कई बार हालात है उनके, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होगी, मेरा टिकट क्यों कटा, उन्होंने फैसला कर। और मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, ये आपको दूसरी जगह से टिकट दे रहे थे ना, मंडी डबवाली से टिकट दे रहे थे, वहां से आपने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। मैं नहीं लड़ना चाह, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, वहां से क्यों नहीं लड़ रहे थे आप? मतलब आपका भतीजा वहां से लड़ रहा है, दिग्विजय, इसलिए तो नहीं?
नहीं, भतीजा ने मेरा अपना दूसरा भतीजा जो था वो बीजेपी का सीरियसली कैंडिडेट था। वो एक ही कैंडिडेट था, आदित्य चौटाला, वो बीजेपी का उम्मीदवार था, पिछला चुनाव भी लड़ा था। हाँ। तो मैं बच्चों की टिकट कटा के मैं कैसे लड़ता। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये था कि दूसरे भतीजे की टिकट ना करे, दोनों भतीजे आपस में लड़ लें, आप बीच में ना हो। नहीं, भतीजे ने इधर तभी मेरे साथ लड़े, दोनों हमारे जो डॉटर इन लॉ थी वो भी चुनाव मेरे सामने लड़ी थी। ये कोई नहीं, मैं रोपर सामने। आप जो अभी लोकसभा का चुनाव था उसमें भी तो आप 3 थे, चौटाला नैना चौटाला दोनों मेरे सामने लड़े थे। हालांकि उन्हें 22,000 वोट आए, मुझे 5,09,000 आए, मुझे 30,000 वोट जीत गया। पर है अब आजकल डेमोक्रेसी है, हर आदमी अपना अधिकार रखता है, मैं किसी को मना थोड़ा कर सकता हूँ। चलिए मेरे को ये बताइए, अभी जो हम भूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी जो चुनाव लड़ा जाएगा इसमें आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? और आंकड़े अगर मैं लूं कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप अपने तजुर्बे के आधार पर बताएंगे। कल जो टिकटें बीजेपी में कटी हैं, मैं बड़ी थिंक टैंक की पार्टी थी, बहुत समझदार लोग थे इस पार्टी में, जो मेरा एसोसिएशन 5 साल से मैंने देखा है। मैं नहीं जानता कि ये हरियाणा में ऐसी गलतियां क्यों हुई। जैसा मेरा टिकट कटा, सावित्री जिंदल दूसरे कैंडिडेट हैं, ऐसे बहुत लोगों को कटे। मैं समझता हूँ उधर बाहिरवाल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बिना राव इंद्रजीत सिंह जी के नहीं बन सकते, उनके भी टिकट मिलेंगे, वो भी हारेंगे। मेरा अपना भी ये मानना है कि इंडिपेंडेंट अगली विधानसभा में 15 से ज्यादा जीत जाएंगे, मैं आज आपसे कह रहा हूँ। और जो मेरे सामने जिस उम्मीदवार को टिकट दी गई, मैं आज कह रहा हूँ आपके सामने, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जमानत जब्त होगी, ऐसे आदमी को तो टिकट दिया जाए। बीजेपी में जिस आदमी ने भी ऐसा करा है या जो भी इसमें रहा है, हाईकमांड से मेरा जरूर एक निवेदन है कि चुनाव के बाद ये जरा सीरियसली लिया जाए कि ऐसे आदमी जिन्होंने भी ऐसे निर्णय करे। हाईकमान में से किसी ने फोन वगैरह करके आपको मनाने की कोशिश तो नहीं की? करेंगे तो जरूर फोन करेंगे, आपको जरूर करेंगे। नहीं, फोन आया, मेरी सबसे बात हुई है। मैं अब किसी को नहीं, मेरी अमित शाह जी से बात हुई, अरुण जी से भी बात हुई, दोनों बीजेपी में बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली मैं उनकी बात का मैंने जवाब दिया। मेरे मन में कभी भी, आज भी मैं मोदी साहब की, अमित शाह जी की, अरुण जी की इज्जत करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। पर कुछ नीचे के लोग, पता नहीं इन्हें मेरी क्या तकलीफ थी, क्यों करा ऐसा, उन्होंने मेरा नहीं पार्टी। आपके मुंह से ना ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, आप इतने प्यारे बंदे हैं, आप नाराज भी अच्छे नहीं लगते, आप थोड़े से दुखी हैं, वो भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपसे एक बता रहा हूँ, अमित शाह जी की रैली हुई, मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो मुझे ये कहने लगे कि आप रैली करो, मैं कहने लगा जी मैं तो अभी पार्टी में, लोग मुझे कहेंगे रणजीत सिंह तुम बीजेपी में, तुम क्यों जोर लगा रहे हो? आजकल लोगों में राजनीतिक चेतना बहुत है, हरियाणा में बहुत चेतना है। तो ये मुझे कहने लगे कि नहीं आप करेंगे, मैं कहने लगा जी फिर मैं मनोहर लाल जी से कोट करके कह रहा हूँ, ये गलत हो तो मुझे सामने बैठा लें। अच्छा, भाजपा कितनी सीटें लेके आ रही है इस बार? मैं इस बात का जवाब दे दूं, 1 मिनट आपके, जो एक आपने पूछ लिया जी। मैं कहने लगा अमित शाह जी अगर खाना खाएंगे, चाय पियेंगे तो मेरे घर पियेंगे, रैली मैं करूंगा। और मैंने फिर 30,000 से बड़ी रैली करी, अमित शाह जी की चाय भी मेरे घर हुई। अगले दिन मुझे अमित शाह जी का फोन आया कि चौटाला जी, मैं कहने लगा जी आपका बहुत धन्यवाद, आपका मेरा सौभाग्य और मैं आपका स्वागत करूंगा। तो मेरे एक बार नड्डा साहब आए, मेरी रैली 70,000 से आज तक आप देख लें सीएम हाउस में दोनों को, जबकि जो होर्डिंग्स हैं, जो क्या कहते हैं, जो माउंटेड फोटोग्राफ्स है, वो आज भी सीएम हाउस में दोनों जगह नंबर 2 नंबर 1 कोठी में लगे हैं, जहाँ से पब्लिक एंटर करती है, दोनों आज भी लगा। सबसे बड़ी रैली थी। अब मैं रहा हूँ, बहुत अपने आप की क्लीन इमेज बना के भी रखी, बहुत बढ़िया परफॉर्म भी करा, कोई डाउट पता नहीं मेरी कौन सी बात इन्हें ठीक नहीं लगी कि मेरे साथ ऐसी गुस्सा की। मैं तो चाह रहा था कि लास्ट में मैं उन्हें कहता रहा मैं पार्टी के साथ संबंध। कोई बात पता नहीं माता रानी ने क्या सोच रखा है। आप पिछली बार भी तो इंडिपेंडेंट ही जीत के आए थे, मंत्री बने आप, जब नायब सिंह सैनी की सरकार बनी तो फिर आप सबसे पहले मंत्री बने, तब भी आप निर्दलीय थे। भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन की आपको जुम्मा कुछ रोज ही हुए थे। उनके आज भी अभिभूत हो, मुझे सम्मान दिया, मैं उसे मना नहीं कर रहा, जो सच्चाई उनसे कहूँगा। नहीं, आप हैं ही सम्मान के हो गए, इसीलिए आपका सब सम्मान करते हैं। मिलने क्या, मुझे बहुत इज्जत से इन्होंने। अच्छा, कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, मतलब ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या है ये? देखिए, हरियाणा के लोगों बहुत पॉलिटिकली अवेयरनेस है हरियाणा के लोगों में, और आप अचंबा करेंगे, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे।
अच्छा, बहुत बड़े बड़े धुरंधर को चित करने में हरियाणा के लोगों को मजा आता है। आप देखना, बहुत लोगों के फसेरे उड़ेंगे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें और आप चुनाव जीतें, आप विधानसभा में आए, फिर चंडीगढ़ में विधानसभा में मुलाकात भी होगी आपसे। रंजीत चौटाला थोड़े से नाराज़, थोड़े से दुखी हमें दिखाई दिए, लेकिन सीधे साधे सादगी वाले इंसान हैं और राजनीति का लंबा अनुभव है, तो नाराज़गी भी इनकी सर माथे पर। अब देखते हैं आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है। वापस रुख करते हैं अपने प्रवक्ताओं का। तो नेहा धवन के साथ हम जो बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे, नेहा धवन, बीच में आपको रोक दिया था और 1.5 मिनट आपको पहले दिया था मैंने। इस बार कितना दिया पिछली बार जब आप आई, गिना? 2 सवा 2 मिनट। 2 सवा 2 मिनट, मतलब टोटल हो गए 1.5 मिनट और सवा 2 मिनट, मतलब 3.25 मिनट हो गए आपके, है ना? जी ठीक है, अब आपके पास बचा है सवा मिनट, बोलिए। मैं सुखबीर जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छे से उनसे प्रश्न करते हुए उनकी बात या उनकी जानकारी जो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ के पक्ष में थी या उनके बात थी, वो निकलवाने की कोशिश की, लेकिन सुखबीर जी का मुझे लगता है मुझे ज्ञानवर्धन करना पड़ेगा इस मामले में। कर दो, लेकिन उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, ज्ञानवर्धन कर दो, लेकिन वो बुरा ना मानने, ये देख लो। अगर वो बीच में बोले तो इसका मतलब होगा कि वो बुरा मान रहे हैं। अगर वो आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते रहे तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको और ज्ञान दें। शुरू कीजिए ज्ञान देना। सुखबीर तंवर जी वो शख्स हैं, हाँ। मेरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शुरुआत में और पहली डिबेट जो प्रवक्ता की थी, प्रवक्ता के रूप में थी, उसमें सुखबीर जी मेरे साथ में, तो मेरे पहली डिबेट के साथी हैं। सुखबीर जी बुरा नहीं मानेंगे। जी। और मुकेश जी देखिए, मैं सुखबीर जी को एक बात कहना चाहूंगी, बिल्कुल महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए। मैं भी एक महिला हूं और उस दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। किसी भी महिला के साथ में कोई भी जाति होती है, उस महिला के साथ हर महिला को खड़े होकर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। जब ये बात, इस विषय को लेकर एजिटेशन शुरू हुआ, उस एजिटेशन को शुरुआत करने वाले व्यक्तियों के पास में ये समझ जरूर होनी चाहिए थी कि उस एजिटेशन का लाभ कुछ राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को, कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो अपने स्वार्थ की राजनीति और खुद की राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो लाभ ना उठा जाएं और उसका राजनीतिकरण ना कर जाएं। ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर थी। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, मैं मिस्टेक नहीं कहूंगी, ये बात कहूंगी कि उनके बरगलाने में, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे जो उनको शय दे रहे थे, या मैं क्या कहूं इस बात पे, लेकिन जब पैनल के साथ में कई मीटिंग्स हुई, एचएम सर की मीटिंग हुई, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने मुलाकात की, और तो और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी भी उनसे मिलने के लिए गए और बखूबी ये बात कही, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, निष्पक्ष तरीके से करवाएंगे। आप हम पे ट्रस्ट करें, लेकिन आप सड़क पर मत बैठिए, आप अपने अपने घर जाइए, विश्वास के साथ जाइए। हम किसी भी महिला के साथ ये जो भी व्यवहार है, इसके प्रति जो भी कार्रवाई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपकी बात भी एकदम सही है और उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन नेहा, बिल्कुल, क्योंकि हमारी पहचान है निष्पक्षता, उसमें डिले बहुत किया। नहीं, उसमें डिले बहुत किया और डिले नहीं करना चाहिए। इंसाफ में अगर देरी हो जाए तो उसको इंसाफ नहीं माना जाता। ठीक है, देखिए, शुरुआती दौर में ही आपने 2-3 तरीके के वाक्य सुने होंगे। एक नहीं, वो जब आंदोलन जो है वो जब बड़ा होने लगा, फिर ये सारी कार्रवाइयां होने लगी। पहले कर लेना चाहिए था, आपके फायदे की बात थी उसमें। क्यों जी, ठीक बोल रहा हूँ मैं तंवर साहब? तंवर साहब झपकी तो नहीं ले रहे हो? हमारी बहुत प्रिय हैं। नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। तो मैडम जो हमारी बहुत प्रिय हैं, और जैसा इन्होंने इंडोर्स किया, हाँ, एक मिनट नेहा जी, मेरे साथ थी, हाँ, और उसमें अन्यथा कुछ भी ऐसा विषय नहीं है। विषय मुकेश भाई सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक महिला की प्रथम शिकायत
पर उस वक्त पोस्को और संबंधित धाराओं में मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? मान लीजिए कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा भी करा रहा है, कोई महिला झूठा भी मुकदमा करा रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये बात आ जाती कि झूठा कराया है, 182 सीआरपीसी के उस वक्त जो कानून था उसमें कार्रवाई हो जाती। निश्चित तौर पे ये एक अपराधी को संरक्षित करने का षड्यंत्र था और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, उसमें मतलब आप तंवर साहब ये वाली बात पसंद नहीं आई कि कोई भी जो महिला है वो झूठा मुकदमा भी करवाए तो कर देना चाहिए। किसी महिला ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा ठोक दिया तो आपको क्या बहुत खुशी होगी उससे? नहीं, खुशी नहीं होगी। हाँ, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुकदमा अगर नहीं, मैं कह रहा हूं, आपने तो कहा कोई मतलब महिला कहे कि मुकदमा कर दो तो कर देना चाहिए क्योंकि वो महिला है। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई महिला कल आप पे झूठा मुकदमा कर दे तो आपको खुशी होगी इस बात से? फिर आप ये कहोगे कि चलो जी महिला थी कोई बात नहीं, कर दिया, मुकदमा तो दर्ज हुआ, महिला की बात तो सुनी, फिर आप ये वाला तर्क दे पाओगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना कहना है, भारत के कानून के मुताबिक उस वक्त जो 154 सीआरपीसी के तहत जो विषय है उसमें पहली शिकायत पे केस दर्ज होने का प्रावधान है। वो झूठा है सच्चा है वो अन्वेषण का विषय है। बात सिर्फ इतनी सी है, आप इस बात को समझे। अच्छा चलिए, अब आपने थोड़ा शब्दों का हेरफेर किया, लेकिन पहले जिस हिसाब से आपने बात की थी नहीं, कोई शब्दों का हेरफेर नहीं है जी। मैं 154 सीआरपीसी की डेफिनेशन बता सकता हूं। चलिए, समय कम है, मैंने समय थोड़ा सा जान के बढ़ाया, लेकिन क्योंकि इस डिबेट का समय है वो 1 घंटा ही रहता है। जो हमारे स्टूडियो डायरेक्टर है उनसे भी गुजारिश करूंगा, अगर गुलशन ग्रोवर आपको कहीं पे कांग्रेस भवन में नजर आ रहे हो तो उनको भी लाइव लीजिएगा, अपडेट लेंगे। और अब सीधा रुख करते हैं हम जेजेपी के प्रवक्ता का। देखिए, अब जो भी आप बयान देंगे सोच समझ के देंगे, सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और इस दौरान रजत पंजेठा जी जो भी कहें उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने आपका मुंह पुछवा लिया क्या कि मुंह के लाग रहे हैं, फिर बोले मलाई लाग रही है जो खाई थी। मैं तो मुकेश जी को यही कहना चाहूंगा, परमात्मा सद्बुद्धि दे इन लोग के नेताओं को, वो हमारा पीछा छोड़ के प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचे, उनकी राजनीति करे। ये हमारे बड़े भाई हैं, इनसे क्या नाराजगी है हमारी जी। देखो पंजेठा जी, देखो जेजेपी वाले आज भी कितना भला चाहते हैं आपका, आपके लिए सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं भगवान से। थैंक यू करो इनका। ऐसा भला ये सबका करते हैं, जो भी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जी, जैसा भला इन्होंने हमारा किया है हाँ, ऐसा भला सबका करते हैं। हाँ, मैं किसी को ऐसी दुआ नहीं देना चाहूंगा हाँ, कि इन्होंने जो पीढ़ियों दर पीढ़ी इस पार्टी से जुड़े रहे, जिन्हें एक पैसे का फायदा इस पार्टी से नहीं दिया, उन्हें ये सद्बुद्धि का ज्ञान दिया। चलिए एक बार इसी बातचीत के दौर के बीच एक बार फिर से आपको हम लेकर चल रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली। और कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली इस वक्त एक दंगल के रूप धारण कर चुका है और उस दंगल के बीचों बीच खड़े हैं इंडिया न्यूज़ के गुलशन ग्रोवर। तो एक तो इस दंगल की तस्वीर को फुल स्क्रीन किया जाए। गुलशन, इस वक्त फुल स्क्रीन पर आप आने वाले हैं और हम ये देखना चाहेंगे कि इस दंगल में अंधेरे के अलावा और क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये चले गए सब घर, आप ही खड़े हो। देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं ही नहीं हूं, हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं अभी भी, और लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि लेकिन सभी लोग दीपक बाबरिया जहां बैठे हुए हैं उधर जगह पर काफी जो है भीड़ है। अगर सभी दर्शकों को वो वाली तस्वीर दिखानी है तो मैं आपको चलते हुए तस्वीरें हमने दिन में भी देखी थी। ये आज दीपक बाबरिया से जो कांग्रेस वाले हैं वो आपको लग नहीं रहा ज्यादा प्रेम कर रहे हैं? दिन में भी जब इनकी गाड़ी निकली थी तो वो प्यार के लिए झपटे थे इनसे या कुछ और कहने की कोशिश कर रहे थे, वो थोड़ा बताइए। देखिए, वो ये साफ तौर से कहना चाहते थे कि जिस किसी को भी टिकट दें वो बाहरी व्यक्ति ना हो, किसी मुकदमे में उसका नाम ना हो, और इस तरीके का व्यक्ति हो जो कांग्रेस का सिपाही हो, उसको टिकट दिया जाए। क्योंकि ये सुगबुगाहट कई विधानसभाओं में जो नेता के समर्थक हैं उनको लगी कि उनके नेता को टिकट नहीं मिल रही है,
इसलिए हमने देखा था कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अलग अलग विधानसभाओं के जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए थे, और जो समर्थक यहाँ आए हुए थे, जिस भी नेता के थे, वो अपने नेता को टिकट दिलाना चाहते थे, और उनको ये मालूम था कि उनके नेता की टिकट नहीं है। इसलिए उन्होंने दीपक बाबरिया की जैसी ही गाड़ी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जा रही थी और उन्होंने उस गाड़ी को वहीं रोक दिया, और ये साफ तौर से उनकी गाड़ी को रोकते हुए और उन्हें बाहर निकालते हुए भी नजर आए कि आप बाहर निकलिए, हम आपको समझाना चाहते हैं। अच्छा। तो इस तरीके की तस्वीर थी। वो बरवाड़ा विधानसभा से थे, समझा पाए उनको या नहीं समझा पाए? वहां से जिसको भी टिकट दी जाए। देखिए, अभी एक और वीडियो इंडिया न्यूज हरियाणा के पास है, जो कि जैसे ही जब दीपक बाबरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंदर अपने कैबिन में जा रहे थे, तो वहां काफी समर्थकों की भीड़ थी, और वहीं पर वो कुर्सी लगाकर बैठ गए और सभी समर्थकों को उन्होंने नीचे बैठाया, और उसके बाद वो ये कहते हुए नजर आए कार्यकर्ताओं से, और वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं जितना उम्मीद कर रहा था उस उम्मीद के मुताबिक टिकट नहीं बांट पाया हूं, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं। और जैसे ही उन्होंने माफी का शब्द बोला और वो भावुक हुए, और भावुक होते हुए उनकी आंखों में से आंसू भी निकले। ये तस्वीर केवल इंडिया न्यूज हरियाणा के पास। एक मिनट रुकिए, ये जो बावरिया साहब ने कहा, बावरिया साहब के मुंह से सुनते हैं ना, जब आपने इतनी मेहनत की है, फिर आपके पास आएंगे। बावरिया साहब का ऑडियो बढ़ाया जाए। मेरा काम होता है कि जो है मेरे पास आप लोगों ने जो कुछ भी रजूआत की है, जो कुछ भी दिए हैं, वो सब प्रमाण माकन साहब के हाथ में नाम अल्टीमेट डिसीजन सब मिलके साथ में कमेटी लेंगे करते। उसकी प्रोसीजर वो भी होती है कि कमेटी ज़्यादातर जो सदस्य कहते हैं उसके अनुसार जो है डिसीजन लिखते हैं। उसमें इसने क्या मना किया, इसने नहीं किया, वो नहीं लिखते हैं। तो आप सब लोगों को जब कल परसों आपके पास सूची आएगी, तो मैं जानता हूँ आप में से कई लोग मेरे लिए बहुत ही दुखी होंगे, आपसे क्षमा भी मांगता हूँ। नहीं सर, ऐसे मत बोलो, आप बब्बर शेर हो सर, हमें ऐसे ये बात सुननी पसंद नहीं सर। आपने बहुत लड़ाई लड़ी हमारी, और ये जितने भी आदमी है सर, आपकी टीम के आदमी खड़े हैं सर। जो आप हमारे अनुमान हो सर, आप जो मर्जी फैसला हो हमें मानने हैं। हमें आपका फैसला मानने हो गया सर, हम आपके साथ हैं सर। पानी दे आपने बहुत लड़ाई लड़ी सर हम सबके लिए। आप बहुत सच्चे इंसान, आप जैसा कोई नहीं है। कभी हम आपके पास भावुक मत हो सर। पूरे महिलाओं का पूरा मान सम्मान आदर करते हैं सर। हमें उम्मीद ही आपसे जगी थी, आपने बहुत अच्छा किया, हम रिकॉर्ड करते हैं सर, आपको पूरा हरियाणा रिकॉर्ड। सीरियस आज तक नहीं समझा ग्राउंड लेवल, आज तक ऐसा गाड़ी भी नहीं मिला सर हमने। आप सब लोग आप सब लोगों को जब भरोसा बनता है तो आप इतना स्नेह दें। आप हमारे शेर हो, हम आपकी टीम है सर, जो करोगे वो हमें फाइनल है। कोई भी और भी ज्यादा इज्जत आपके प्रति हमारी, टिकट नहीं हो, टिकट सब मेरा आप सबसे निवेदन हुआ है, 2-3 दिन बिल्कुल धैर्य रख लेना, देख लेना। अभी भी मेरी ओर से हो सकता है, राहुल जी की ओर से प्रतिभा मिल गया और मेरी बात सुन ली तो कुछ कई लोगों का भला हो जाएगा। कोई कुछ नहीं होएगा, सब आपके शेर है सर। इन जैसी महिलाएं 50 लोग से आती हैं, कई गरीब लोगों में से आते हैं, उनको भी भागीदारी मिलना चाहिए। और कई जो जैसे हमारे पीछे के कहाँ से चले गए, पंचायत में चले गए, तो उनको भी उम्मीद होती है कि बाबरिया जी तो करवा देंगे। और मैं लगातार पिछले 10-15 दिन से लगा रहा हूँ, एक हफ्ता कर पाया हूँ, उसके बाद नहीं कर पाया, उसके लिए भी सबकी माफी मांगता हूँ। आप सबकी भरोसा दिया था, आप लोगों को मैंने जो भरोसा दिया था उसमें मैं 100% खरा उतर नहीं पाया हूँ, वो भी मैं आप सब लोगों से तो गुलशन जी, आपकी जो मेहनत थी वो दर्शकों तक पहुंच गई, सेटिस्फाई हैं आप? देखिए बिल्कुल जी। तो अब जो कांग्रेस के क्रांतिकारी उम्मीदवारों के तौर पर टिकट लेने के लिए आए हैं, क्या वो इस भावुक बयान के बाद संभाल पाएगी कांग्रेस? क्योंकि बावरिया साहब तो जिस तरीके से भावुक हुए हैं,
तो जितना संघर्ष कांग्रेस पार्टी को इस वक्त उम्मीदवार चुनने में लग रहा है, तो वो तो इनके आंसुओं में दिखाई दे रहा है। आपको भी दिख रहा होगा जिस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। तो सबको खुश कर पाना तो बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ये कह रहे हैं कि जो 100% मुझे देना था वो मैं नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने क्षमा करते हुए ये कहा कि जब टिकट आए, जब उम्मीदवारों का ऐलान हो तो धैर्य रखें। इस तरह वो तस्वीरें सामने नहीं आए जिस तरह से बीजेपी की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये जरूर आपने वो बयान सुना और उसके बाद जैसे ही भावुक हुए, उनकी आंखों में आंसू आए और आंसू के बाद उनको पानी भी पिलाया गया ताकि पानी से उनके जो आंसू निकल रहे थे उनको रोका जाए। अच्छा। तो उसके बाद कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोश जो है बढ़ते हुए नजर आए कार्यकर्ता। हाँ। कि आप हमारे गब्बर हैं। हाँ। आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है। हाँ। और इसलिए हम किसी भी तरह का विरोध नहीं करेंगे। गब्बर का नाम जो है, गब्बर के जो कॉपी राइट्स हैं वो अनिल विज साहब के हैं हमारे, और उनको जो गब्बर की उपाधि थी वो मैंने दी थी। ठीक है, तो दूसरा नाम सोचिए। देखिए, दूसरा नाम हम उसे ये भी कह सकते हैं कि कार्यकर्ता उन्हें टाइगर ये समझाते हुए नजर आए कि हम आपके साथ खड़े हैं। जी जी, हम टाइगर हैं, ये भी कह सकते हैं। तो अब लिस्ट का इंतजार जो है, कुछ ही और समय बाकी है, और जैसे ही लिस्ट आएगी उस लिस्ट के बाद की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह की रहती हैं उस पर मेहमानों को भी साथ में जोड़ लीजिए, गुलशन जी को भी साथ में रखिए। जी हाँ, जी जी, आप कंटिन्यू करें गुलशन। जो अब तक की कांग्रेस की जब भी चुनाव होते हैं तब भी जब लिस्ट आती है तो वो मीडिया कोऑर्डिनेटर के माध्यम से आती है। लेकिन अब जिस तरह से दीपक बाबरिया ने कहा कि केसी वेणुगोपाल खुद आएंगे और वो लिस्ट जारी करेंगे, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। क्या अब पहली बार ऐसा होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये लाइन मैं समझ नहीं पाया कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार ऐसा होगा, इसका क्या मायने है? पहली बार ऐसा होगा कि केसी वेणुगोपाल खुद आकर के उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। इससे पहले ये होता था कि जब भी कोई भी कहीं भी चुनाव होते थे, विधानसभा के या लोकसभा के, उम्मीदवारों की जब घोषणा होती थी तो एक लिस्ट आउट कर दी जाती थी मीडिया कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, और उस लिस्ट को फिर चैनल मुझे लगता है आज भी ऐसा ही होगा, ऐलान करता था। मुझे लगता है आज भी ऐसा ही होना है, और जिस हिसाब से माहौल आप दिखा रहे थे होना वैसे ही चाहिए कि लिस्ट जारी हो जाए। सामने आकर लिस्ट बताने में आज काफी रिस्क मेरे को दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने यही कहा कि बड़ा मुश्किल है कि वो सामने आकर, मीडिया के सामने आकर वो लिस्ट जारी करें। वो लिस्ट जारी ऐसे ही होगी जैसे पहले होती थी, और उसी वक्त का इंतजार है। लेकिन जिस कमरे के अंदर इस समय प्रिंटिंग हो रही है, वो लिस्ट जो बन रही है, उसके बाहर जो है काफी समर्थक जो बैठे हैं। और अगर आप समय देंगे तो मैं वो वाली तस्वीर भी आपको जरूर दिखा पाऊंगा। बिल्कुल दिखाइए, और तब तक मैं बिल्कुल आप यहाँ से दिखा पाएंगे या आपको जाना पड़ेगा वहां पे? वहां जाना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, आप चलिए और फिर सीधा आपको जोड़ लेंगे जैसे आप वो वाली तस्वीर हमें दिखा रहे होंगे। वापस से रुख करते हैं हमारे पैनल में मौजूद तमाम राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं का। कांग्रेस का रुख करता हूं। तंवर साहब, मामला तो बहुत गंभीर लग रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो, बहुत सारे तो जो उम्मीदवार हैं उम्मीद लगाए बैठे थे, अब लग रहा है उनकी उम्मीद टूटेगी, तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। बावरिया साहब को भी आप देखो किस तरीके से इमोशनल हो रहे हैं। कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं, कुछ को लग रहा है कि वो साथ हमारा नहीं दे पाए, खुद भी कह रहे हैं मैं 100% नहीं दे पाया हूँ। तो मेरे को तो लग रहा है कि जो लिस्ट है वो ऑनलाइन ही जारी कर देनी चाहिए, सामने आके देंगे तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। देखिए मुकेश जी, जिस प्रकार से मुकेश बाबरिया जी ने जब से यहाँ प्रभारी के बतौर हरियाणा में काम शुरू किया है, और जब ये विषय आया कि भी आवेदन मांगे जाएं, उसके बाद सभी
कांग्रेस के नेतागण से जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, बीच में सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। ये जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी जो विंडो में आपको विजुअल दिखाई दे रहे हैं, ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें सीधी कांग्रेस के दफ्तर से हमारे तक पहुंचा रहे हैं गुलशन, आप भी इस वक्त स्क्रीन पे आ गए हो, आप बने रहें यहीं पे। देखिए जी, आप बने रहें। तंवर साहब इस वक्त हमारे से मुखातिब हैं, सुखबीर तंवर, खुद ये भी उम्मीदवार हैं, इन्होंने भी पर्चा भरा है। कहाँ से भरा है सर, मैं भूल गया। पटौदी से। जी गुलशन बने रहे, मैं सिर्फ आपको सजग करना चाहता था कि आप स्क्रीन पर ही हैं। तो मैं तंवर साहब आपसे ये कह रहा था कि जैसे हालात बने हुए हैं और टिकटों को लेके जितना उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या अपने आपको जो उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर पेश करने के लिए लाए हैं, दावेदार के तौर पर, वो बना हुआ है, तो ये अच्छी बात है एक पार्टी के लिए कि पार्टी की टिकट इतनी डिमांड में है। लेकिन जो ये माहौल बना हुआ है, इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल टूटने की आशंका भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टिकट तो एक को ही मिल पाएगी कंस्टिट्यूंसी से। तो वैसे में बहुत सारे जो गर्म खून वाले हैं वो पार्टी से अलग हो जाते हैं या दंगा फसाद करते हैं, तो इसकी आशंका है आपको भी? देखिए मुकेश जी, मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जब 2556 उम्मीदवारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़ने के लिए आवेदन किया, उसके बाद सभी 2556 उम्मीदवारों का साक्षात्कार बाबरिया जी ने और उनकी टीम ने लिया और सभी से उनसे व्यक्तिगत स्तर पे पूछा गया कि भाई आपकी क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा उनकी टीम ने हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत मेहनत करी और जिस तरह से बाबरिया जी का अभी जो आपने दिखाया विजुअल, उसमें जिस तरह से वो कहा कि मैं 100% नहीं कर पाया। देखिए हर राजनीतिक दल में कुछ एक मजबूरियां रहती हैं, लेकिन बतौर प्रभारी मैं बाबरिया जी का जो भी मेहनत रही इस विगत के 3 महीने के दौरान, मैं बहुत प्रशंसा उनकी करता हूं। बहुत मेहनत के साथ उन्होंने अपना काम किया है, बाकी सबका उन्होंने आकलन और अवलोकन करवाया है। और जिस तरह ठीक है तंवर साहब, अगर बावरिया साहब भी इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे होंगे तो आपके प्रति उनके मन में सहानुभूति और प्रकट हो जाएगी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी जो नेहा धवन जी हैं, इस बार इनको टिकट तो नहीं मिला, इसके लिए मैं इस बार आपको हार्ड लकी बोलता हूँ। समय जो है अब लगातार तेज रफ्तार से चलता जा रहा है और विजुअल्स को एक बार हम कहेंगे स्टूडियो डायरेक्टर से कि वो फुल स्क्रीन करें। ये जो देख रहे हैं प्रत्याशी, ये क्या लिस्ट है, इसके बारे में अपडेट कीजिए हमें, क्या चल रहा है गुलशन? देखिए दीपक बावरिया अपने कमरे से बाहर आए हैं फिर दोबारा एक बार फिर यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। और हम बात करने की भी कोशिश करते हैं इस दौरान कि क्योंकि हालांकि जब प्रभारी जी एक बार बोल लेते हैं तो दूसरी बारी आने में बड़ा उनसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। भावुक हैं अभी बहुत भावुक हुए हैं, शायद आपको बयान दे दें। इंडिया न्यूज हरियाणा इनका पसंदीदा चैनल है, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस समय अभी कार्यकर्ताओं से वो कुछ उनके मांग पत्र हैं वो उनको इस समय देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी माइक लगाइए वहां पर। और मैं एक बार जरूर बात करने की कोशिश करता हूं। जी एक सेकंड, हटना। देखिए इस समय प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जो कि इस समय अपने कैबिन से बाहर निकले हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी आपको मैं ध्यान नहीं दे पाया। जगह दे दीजिए ना आप, लाइव है सीधा सर। आप इस समय मुकेश राजपूत जी हैं, हमारे एडिटर इन चीफ हैं लाइन पर,
वो एक स्पेशल ये कह रहे हैं कि दीपक बाबरिया जी से स्पेशल बात करिए, क्योंकि आज काफी भावुक भी आप हुए। मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं से जब आप बात या अगर आप इनके कान में लगा दें आप ईयरफोन तो डायरेक्ट बात हो जाए तो मजा आ जाए। मैं जरूर लगा देता हूँ। जी सुनिए सर। मैंने कर सकते हैं सर आप। मैंने कार्यकर्ताओं से एक प्रॉमिस किया था कि आपको जो है आपका न ले जाए, तो मैं जरूर से आपको खातिर देता हूँ। और दूसरा उनको जो कहा था कि आप में किसी को अन्याय न हो, दैट आल्सो आई विल ट्राई टू एंश्योर। अभी बावरिया साहब स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। और मैंने अभी आपकी कुछ तस्वीरें देखी, आप बहुत ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे। क्यों भावुक क्यों हो गए आप? हाँ जरूर से मैं भावुक तो इसीलिए हुआ कि मेरे कार्यकर्ताओं को मैं जो पीड़ा देखता हूँ ना, कि उसका हक बनता है, अधिकार बनता है। हाँ। ये तो चुनावी राजनीति है, टिकट होती है, कहीं कमेटी के सदस्य होते हैं, 8-10 सदस्य होते हैं, उसका कोई ओपिनियन बन जाता है। चुनाव की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं की सोच होती है कि जो अल्टीमेटली चुनाव जीतने के लिए होते हैं वो भावुकता के लिए नहीं होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा कदावर जो है आदमी दिखता है, उसको जो है माला पहना देनी चाहिए। तो ये सभी वजह से जब इनको न्याय नहीं मिलता है और मैंने उनको जो संघर्ष करते हुए देखे होते हैं, हाँ। तो जरूर से मन में पीड़ा होती है। अभी तकरीबन एक सीट के ऊपर 27 की एवरेज से कैंडिडेट्स हैं, 2500 कुछ कैंडिडेट्स हैं। तो इस वक्त ये सबसे मुश्किल कार्य आप लोगों का है जो इस कमेटी में है कि किसको चुनें, किसको छोड़ें, कौन नंबर 1 पे लाएं, दूसरा भाग ना जाए या गुस्सा ना करे। चैलेंजिंग टास्क इनका 2500 जी, ये 2500 लोगों का हमने इंटरव्यू भी किया है, इन लोगों का मैंने ग्रेडेशन किया है, उन लोगों को मैं एक पत्र भी देने वाला हूँ बीच में, पर फ्यूचर में उनके लोगों के लिए एक अच्छा सा एक सर्टिफिकेट भी बन जाए। और आने वाले दिनों में जो है पार्टी में कुछ भी कोई डिसीशंस होते हैं तो उसमें इनका अधिकार जताने के लिए उसके हाथ में कोई टूल भी मिले, वो मेरा प्रयास है जी। इतने लोगों की एक उम्मीद बनना, अपेक्षा बनना और उसमें खराब जो है उतरना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। मगर मुझसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में की समझ में भी बड़ी श्रद्धा है कि वो भी जानते हैं कि एक आदमी को टिकट मिलता है, सभी को नहीं मिल सकता है। 2500 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें से सिर्फ 90 लोगों को, यानी कि लेस देन 100 लोगों को ही टिकट मिल सकती है। बावरिया साहब जो खरा जो क्या होता है, सच्चाई और हकीकत जो होती है। हाँ। बावरिया साहब आज आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा टीवी स्क्रीन पे आज आप ही चले हैं और लगातार जो जनता है वो आपकी गाड़ी के आसपास है, आपको घेर रही है, आपको समझा रही है, आपसे रोष प्रकट कर रहा है। तो आज का दिन जो है वो कुछ ज़्यादा ही खास नहीं रहा है। ये जनता का प्यार है, आपके ऊपर विश्वास है या क्या है, ये किस तरीके से देखें इसको? उनको मेरे पर विश्वास और जो प्यार है ना, उसका रिफ्लेक्शन है जी। और अब मेरी जो देखते हैं कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, हाँ। तो वो उसका रिफ्लेक्शन है कि जब उसकी उम्मीद पूरी करने में मैं खड़ा नहीं उतरता हूँ, हाँ। मेरे साथियों को मैं कन्विंस नहीं कर पाता हूँ इनको टिकट देने के लिए, तो उससे मुझको भी इतनी पीड़ा होती है जी। बावरिया साहब अभी आप थोड़ी देर पहले कह के गए थे कि वेणुगोपाल जी आएंगे, टिकट जो उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, तो आप हम पत्रकारों की फिरकी तो नहीं ले रहे थे? फिर आप ऑनलाइन लिस्ट जारी कर दें और हम यहाँ पे बैठे रहें कि वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, लिस्ट ला रहे हैं। मैं जब भी बाहर निकला, हाँ। आप सुन, मैं जीवन कोई झूठ नहीं बोलता और मैं सच्चाई से भाग जाने वाला आदमी नहीं हूँ जी। आप तो ट्रेनिंग कमेटी के तो मैंने कहा था कि एक्टिविटीज करना है, क्या करना है, वो देने वो रोज होती है, वेणुगोपाल जी को करते हैं, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर विद जी। आप लोगों के जरिए भी कोई झूठ तो झूठ बनाना चाहता हूँ तो आप लोगों के भी कोई आई डोंट वांट टू टेक एनीवन जी। आखिरी सवाल मेरा कि अब कितनी देर तक हम इंतज़ार करें? वेणुगोपाल जी के आने की संभावना आपने व्यक्त की है और आप पे पूरा विश्वास है हमें। थैंक यू सो मच। तो सर लिस्ट आएगी आज वैसे? जी बहुत बहुत शुक्रिया बावरिया साहब, आपने अपने कीमती समय में से, और इससे ज़्यादा कीमती समय और कोई नहीं हो सकता जो आपने इंडिया न्यूज़ हरियाणा को दिया है, लाइव दिया है।
तो गुलशन, देखा कोशिश जो है वो हमेशा कामयाब होती है और इससे बढ़िया ताज़ा एक्सक्लूसिव अपडेट जो है वो नहीं मिल सकता। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार आप सबको स्क्रीन पर ले आइए और हम जो तमाम मेहमान हैं इनका शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे साथ जुड़े। और नेहा जी, आपकी शिकायत भी दूर हो गई होगी, आज हमने 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का बुलेटिन कर दिया, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बहस में आप जुड़े। और गुलशन, आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे, आप दंगल में बने रहिए जब तक कि लिस्ट नहीं आती है। बहरहाल बड़ी बहस को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए। अगर आपको जाननी है कांग्रेस की लिस्ट में कौन कौन उम्मीदवार हैं, तो सबसे पहले आपने देखा, अभी हमने आपको उदाहरण के साथ दिखाया है, सिर्फ इंडिया न्यूज़ हरियाणा ही सबसे पहले आपको दिखाएगा। तो बने रहे हमारे साथ। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भैया